हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक कंपनी सिर्फ भुजिया बेच के बिलियन ऑफ डॉलर कमा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्दीराम की, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 3 बिलियन डॉलर है और वो अपने प्रोडक्ट न केवल इंडिया में बेचती है बल्कि 80 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। तो आखिर हल्दीराम ने ये सब कैसे अचीव किया और कौन से बिजनेस के पावरफुल लेसन हैं जो हम इस कंपनी से सीख सकते हैं, ये सब देखेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस कंपनी की शुरुआत 1937 में होती है बीकानेर से, जब श्री गंगा बिशन अग्रवाल जी ने अपने फादर के छोटे से शॉप को ज्वाइन किया था जहां पर वो भुजिया बेचते थे। लेकिन श्री गंगा जी ने वहां पर तुरंत बीकानेर में एक चीज नोटिस कर लिया कि बीकानेर में भुजिया एक कमोडिटी चीज है, यानी कि बीकानेर में भुजिया एक कमोडिटी प्रोडक्ट है और सारे लोग भुजिया पे प्राइस पे लड़ रहे हैं। जहां पर प्राइस सस्ती होगी लोग वहीं पर जाके खरीद रहे हैं और उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वो भी प्राइस पे लड़ेंगे तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने प्राइस को छोड़कर क्वालिटी पर ध्यान देने की सोची। इसके कारण उन्होंने अपने भुजिया को बेहतर बनाने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट चेक किए, अलग अलग मसाले इस्तेमाल किए कि उन्हें एक बेस्ट तरीके का भुजिया मिल सके। और एक दिन उन्हें पता चल गया कि बेस्ट भुजिया बनेगा कैसे, जिसके लिए उन्होंने 3 चेंजेस किए। पहला, जहां पर सब लोग भुजिया बेसन से बना रहे थे, इन्होंने भुजिया मटकी दाल से बनाने का सोचा, जिसके कारण भुजिए की क्वालिटी अच्छी हो गई, टेस्ट में वो अच्छा हो गया। उसके अलावा जहां पर सब लोग भुजिया सॉफ्ट बना रहे थे, इन्होंने भुजिया को फाइन और क्रिस्प बनाया, जिसके कारण इनका भुजिया मार्केट में सबसे अलग दिख रहा था और टेस्ट में भी बेहतर लग रहा था। तो जिसको भी बेहतर टेस्ट चाहिए था या फिर अलग तरीके का भुजिया चाहिए था, वो सब हल्दीराम से भुजिया लेने लगे। इसके बाद उन्होंने एक और चेंज किया जिसने उनकी सेल को तुरंत बढ़ा दिया। वो चेंज ये था कि उन्होंने अपनी भुजिया का नाम दंगर सेव रखा। तो उन्होंने अपनी भुजिया का नाम दंगर सेव क्यों रखा? क्योंकि उस समय के राजा का नाम था दंगर सिंह, जिसके कारण लोगों के दिमाग में ऐसा असर पड़ा कि ये जो दंगर सेब है, क्योंकि ये राजा से रिलेटेड है तो इसकी क्वालिटी प्रीमियम होगी। लोगों का प्रोडक्ट के प्रति परसेप्शन जो था वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट का पड़ गया। और जब भी आपकी प्रोडक्ट का परसेप्शन एक प्रीमियम हो जाता है और उसके साथ आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे दीजिए तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, क्योंकि सेब का नाम दंगल सेब था, जिसके कारण लोगों को लगा कि आपका ब्रांड का परसेप्शन लगा कि ये एक प्रीमियम ब्रांड है। और जैसे ही प्रीमियम ब्रांड का नाम आता है लोग आपके पास आ जाते हैं और उन्हें बेटर क्वालिटी मिलती है, तो उसके कारण लोग रिपीट आना शुरू हो जाते हैं और आपकी ब्रांड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो एक काम बहुत आसानी से कर सकता है, वो है प्रीमियम चार्ज कर सकता है। और यहाँ पर भी हल्दीराम ने वही किया। उन्होंने अपनी भुजिया की प्राइस को मार्केट रेट से 150% ज्यादा रखा। फिर भी लोग उनकी भुजिया का खरीद रहे थे, क्योंकि उनकी भुजिया का अब एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन हर कहानी की तरह ये कहानी भी इतनी आसान नहीं थी। हल्दीराम में एक मोड़ आया। हल्दीराम में फैमिली डिस्प्यूट के कारण ये कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई: कोलकाता डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और नागपुर डिवीजन। अब डिवीजन के बाद कोलकाता और बीकानेर तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन नागपुर डिवीजन अच्छा काम नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक और बिजनेसमैन की, जो इसी फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे, शिव किशन अग्रवाल। ये सोचने लगे कि आखिर नागपुर और महाराष्ट्र में इनकी भुजिया चल क्यों नहीं रही है। और जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चलता तो वो कंपनी सिर्फ एक काम करती है,
मार्केट रिसर्च, और इन्होंने भी वही शुरू कर दिया। मार्केट में उतर के ये पता करने निकल गए कि आखिर भुजिया यहाँ पर बिक क्यों नहीं रही है। कई शॉपकीपर से मिलने के बाद, कई कस्टमर फीडबैक लेने के बाद इन्हें कुछ बातें पता चली कि महाराष्ट्र के लोग उस समय तक बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं थे भुजिया, सेब जैसी चीजों को लेकर। इसी के कारण वो लोग इनकी भुजिया को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, जिसपे शिव किशन जी खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा वो तो फर्स्ट मूवर हुए और बहुत ही जल्दी वो मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन वहां पर उनको एक प्रॉब्लम समझ में आ गई थी कि जब भी आप कहीं पर फर्स्ट मूवर होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट गेन करने की, कि आप अपना ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे। फिर यहाँ पर उन्हें एक और चीज समझ में आ गई कि महाराष्ट्र के लोग भुजिया और सेब से चाहे इतने फैमिलियर ना हो, लेकिन यहाँ के लोग मिठाइयाँ खाते हैं। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो स्वीट के मार्केट में उतरेंगे। इसीलिए उन्होंने एक बेहतरीन मिठाई बनाई बेस्ट क्वालिटी के साथ, जो थी काजू कतली। सबसे पहले ट्रस्ट जीतने के लिए वो फ्री में सैंपल देते थे कस्टमर को कि वो टेस्ट करें, खाएं, फिर आके ले जाएं, जिसके कारण उनके ब्रांड की पहचान बनने लगी। लोगों को उनका काजू कतली पसंद आने लगा, जिसके कारण लोग पहले 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम खरीदना स्टार्ट कर दिए। और जब एक बार आपका ब्रांड बन जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ कि उन्होंने काजू कतली बेच के एक बेहतरीन क्वालिटी का काजू कतली जब बेच लिया, लोगों को पता चल गया कि हल्दीराम काजू कतली बेचता है और ब्रांड बन गया। तब उन्होंने अपने दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, सेब, यहाँ तक कि साउथ इंडियन डिश भी वहाँ लॉन्च किया, जिसके कारण अब उनकी सेल्स और बढ़ने लगी। लेकिन उन्होंने एक और काम किया जिसके कारण उनकी सेल्स बहुत ऊंची जगह पहुंच गई। वो थी 1980 में उन्होंने, जब कोई भी कंपनी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देती थी, उन्होंने पैकेजिंग पे ध्यान देना शुरू किया, अपने ब्रांड का लोगो लगाना शुरू कर दिया, अपने ब्रांड में के अंदर सामान बेचना शुरू कर दिया। यानी कि हल्दीराम की स्टिकर्स लगे होते थे, उनके आइकन्स लगे होते थे। जब भी कोई काजू कतली खरीद रहा है या कोई सेब खरीद रहा है या कोई नमकीन खरीद रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ गई। अब आप सोचिए, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, हल्दीराम का सामान खरीद रहे हैं और दूसरे को खिला रहे हैं, तो वो भी देखेगा कि ये प्रोडक्ट हल्दीराम का था, क्योंकि वहां पर उसका लोगो लगा हुआ है, उसका आइकन लगा हुआ है, जिसके कारण ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। और जब भी ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ती है तो आपका सेल्स बढ़ता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी कस्टमर जाएगा मिठाई खरीदने या नमकीन खरीदने, तो आपकी ब्रांड का नाम हमेशा उसके दिमाग में रहेगा, जिसके कारण उनकी सेल्स बढ़ने स्टार्ट हुई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं स्ट्रेटेजी की मदद से हल्दीराम इतना बड़ा बन पाया। क्या थी स्ट्रेटेजी? पहले तो उन्होंने मार्केट रिसर्च किया नागपुर में, कि उन्हें पता चल गया कि मिठाई में कूदना पड़ेगा उन्हें, वो डायरेक्टली नमकीन नहीं बेच सकते क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है ही नहीं। उन्होंने मिठाई पे गया, बेस्ट क्वालिटी की मिठाइयाँ बनाई, जिससे लोगों को उनके ब्रांड के बारे में पता चला। फिर जब एक बार ब्रांड बन गया तो फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिए और साथ में पैकेजिंग की, जिसके कारण ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। और फिर उन्होंने एक और काम किया, वो था कि उन्होंने लोकेशन बहुत अच्छी अच्छी चुनी। उन्होंने डेंसली पॉपुलेटेड जगहों पर अपने शॉप्स खोलना शुरू कर दिए, जैसे कि स्टेशन हो गए, ऐसी जगहों पे, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का फुटफॉल बढ़े। और यही कारण थे कि हल्दीराम आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि उसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन है। तो आखिर हम इस पूरी केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, अगर आपका प्रोडक्ट कमोडिटी प्रोडक्ट है तो प्राइस पे जहां सब लड़ रहे थे वहां छोड़ के आप कोई और चीजों पे लड़ना शुरू कर दीजिए, जैसे कि हल्दीराम ने किया, क्वालिटी पे लड़ना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, आप अगर अपनी ब्रांड का परसेप्शन बहुत अच्छा कर लिए लेकिन आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं दे रहे, तो आपका ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगा। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको अपनी कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है तो सिर्फ ब्रांड परसेप्शन से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको क्वालिटी भी देना पड़ेगा, जो हल्दीराम ने किया। और जब नागपुर में उनका कंपनी नहीं चला तो उन्होंने मार्केट रिसर्च किया। जब उनको पता चल गया कि इस चीज से यहाँ के लोग फैमिलियर नहीं है, तो वो डायरेक्टली नहीं कूदे, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कूद जाते तो उनके ब्रांड को कोई नहीं जानता था और उनको कोई नहीं जानता था, तो ट्रस्ट इश्यू ना होने के कारण कोई भी उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदता। इसलिए उन्होंने
सिमिलर प्रोडक्ट में उतरा जिस प्रोडक्ट से वहां के लोग फैमिलियर हो, और फिर जब एक बार आपका ब्रांड बन जाए तब आप उसके अंदर कई प्रोडक्ट बेच सकते हो, जिस तरीके से हल्दीराम ने किया। और फिर पैकेजिंग और लोकेशन का अच्छा सा काम करके उन्होंने अपनी कंपनी को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आई होप आपको इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमन गुप्ता ने अपनी कंपनी बोध को ड्यूरेबल मार्केट में नंबर 1 कैसे बनाया, जहां पर पहले से इतना कंपटीशन था, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।